जय हिंद साथियों। ऑप्सर्स गुरुकुल के इस YouTube चैनल पे मैं अश्वनी सर जनरल साइंस फैकल्टी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी आपको बताया गया, मैंने अपने प्रेजेंटेशन वीडियो में भी ये बात बताई कि जो भी हमारी कंटेंट टीम थी, जो भी हमारे टीचर्स थे, सबने अपना अपना सिलेबस रिव्यू कर लिया है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस डालना चालू कर दिए हैं। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा एक हमारी जो एक शैली है, उस शैली के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आप सफल होइए। जो भी बच्चे आरएमएस के लिए, सैनिक के लिए, एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अभी तो हमने मिसलिनियस एक टॉपिक्स बना के और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। फिर अलग अलग जब हम कोर्सेज के लिए पढ़ाना चालू करेंगे तो अलग अलग टॉपिक्स को कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अभी जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको हर टाइप के बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विद रिगार्डिंग डिफेंस एग्जाम में जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर्ड हो रहे हैं उनके लिए हमारा ये सेशन बहुत यूजफुल होगा। तो आज हम देखते हैं आपके लिए जो बना रहे हैं। और जनरल साइंस का जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, देखिए जनरल साइंस एक ऐसा एरिया है जिससे हर एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अब किसी एग्जाम में ज़्यादा रहते हैं, किसी एग्जाम में कम रहते हैं। तो ओवरव्यू अगर देखा जाए तो जनरल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो किसी न किसी रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, साइंस में जो जनरल साइंस है वो हमारे सराउंडिंग की चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हमारे सराउंडिंग में घटनाएं हुई हैं या जो हमारे प्रिंसिपल्स बने हैं उन प्रिंसिपल्स के बेस पे पूछा जाता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल, डायरेक्ट रूल को पूछ लिया जाता है या उनके एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो जनरल साइंस में हम पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे, देखो बच्चों, इसमें 3 पार्ट होते हैं मेन आपको पढ़ने के। जैसे फिजिक्स होगा इसमें, फिर इसमें केमिस्ट्री होता है, फिर इसमें आपका बायो होता है। 3 पार्ट है। अगर हम डिफेंस के हिसाब से पढ़ें तो उसमें एक हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी हो जाती है और एक साइंस टेक्नोलॉजी हो जाती है। तो हम बारी बारी से हर चीज़ों पे चर्चा करेंगे, हर सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। तो मेन जो कोर सब्जेक्ट साइंस के अंदर निकल के आता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है। लेकिन अगर आप डिफेंस एरिया के एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम आपके लिए स्पेशल एक बनाएंगे सेगमेंट और उसमें हम आपको बताएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी में जो नई चीज़ें खोजी जा रही हैं या नई चीज़ों के ऊपर एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उसके लिए भी हम एक विशेष स्क्रिप्ट आपके लिए तैयार करेंगे। जैसे अभी सुनीता विलियम्स वाली चीज़ें हुई, या आपका जो चंद्रयान के ऊपर बात हो जाए, या आपकी जो बात सन स्पॉट्स के बारे में बात हो जाए, या L1 के बारे में बात हो जाए क्या है, या मतलब एआई के बारे में कुछ चीज़ें हो जाए, रोबोटिक्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी स्मॉल सेगमेंट में आपसे पूछी जाएंगी। आपके एग्जाम में उतना नहीं होता है, वो यूपीएससी के एग्जाम में पढ़ाया जाता है। तो अभी हम मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे अभी चर्चा करेंगे। तो एक एक सेगमेंट को पकड़ के हम देखते हैं। अब देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो प्रकृति और उसकी बनाई हुई चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अच्छा, फिजिक्स का अगर कोई पूछे कि आपसे कि फादर कौन है, बहुत तरीके की ब्रांच फिजिक्स में भी है, लेकिन फादर ऑफ फिजिक्स कोई पूछे, जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, हीट है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो उतना हमको एरिया कवर नहीं करना है। हमें इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक लॉज, उनके एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर देना है। तो अगर कोई पूछे फादर ऑफ फिजिक्स क्या है, तो आप बोलोगे फिजिक्स का फादर या तो हम न्यूटन को बोलते हैं
या हम आइंस्टीन को बोलते हैं। न्यूटन या आइंस्टीन जो है फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देगा। अगर आइंस्टीन देगा तो न्यूटन नहीं देगा, न्यूटन देगा तो आइंस्टीन नहीं देगा। दोनों का रोल है फिजिक्स में, लेकिन आइंस्टीन का स्पेसिफिक रोल माना जाता है ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें कही, जो लॉ बनाए, वो लॉ आज भी वैसे प्रेडिक्ट है। न्यूटन का क्या है कि न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत सारे एरियाज पे काम किया, तो न्यूटन भी क्लासिकल फिजिक्स में ज़्यादा एक्टिव था, मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टीन एक्टिव था। तो इस तरीके से इस प्रारूप पे फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में जानते हैं। अब अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर हमारे लिए यूजफुल होता है, जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए यूजफुल होता है, चाहे वो हम सैनिक का, आरएमएस का, आरआईएमसी का देखें, या हम उसको एनडीए के लेवल पे देखें या सीडीएस के लेवल पे देखें, तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन ऑफ पैटर्न होता है वो 6th लेवल से लेकर, और जो एग्जाम जितने, जैसे 6th के बच्चे के लिए होगा तो 5th से 7th लेवल, फिर 8th वाले के लिए होगा तो उस लेवल पे जो टॉपिक्स होते हैं बेटा, वो टॉपिक्स छोटे से धीरे 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 लार्ज होते चले जाते हैं। तो जो बड़े एग्जाम्स होते हैं फिर हम उसमें थोड़ा सा लार्ज कंसेप्ट यानी डीप कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन रहती चीज़ें वही हैं। वैसे भी यूपीएससी भी मानती है कि 6 to 12th एनसीईआरटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उसी चीज़ को फोकस करके क्वेश्चन को, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है, कुछ डीप क्वेश्चंस हैं, कुछ इजली मतलब जो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, उसी हिसाब से मैंने इस बात को बनाया है, मेजरमेंट एंड यूनिट। तो पहला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे मेजरमेंट, मेजरमेंट या यूनिट्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट या यूनिट्स पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट एंड यूनिट्स के क्वेश्चन हम आपसे बताएंगे और इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं और ये बताते हैं आपको कि मेजरमेंट यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बच्चों, किसी भी चीज को समझने के लिए या किसी भी मतलब, जैसे मान लो कोई मार्केट में तुम जा रहे हो, कोई चीज खरीदनी है आपको, तो आप क्या क्वांटिटी के हिसाब से लोगो चीजों को, तो क्वांटिटी के लिए हमें क्या जैसे बोलना है हमको कि भाई 1 kg चीनी दो, तो चीनी क्या है, हम एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं चीनी को, तो जो चीनी है उसका यूनिट हम बता रहेंगे कि 1 kg दे दो। तो केजी क्या हुआ, मतलब वो जो क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तो मास के फॉर्म में लेते हैं। तो वैसे ही यूनिट सारी हमें जरूरत पड़ी, तो फिजिक्स में कुछ प्रेस्क्राइब्ड करी गई 150-200 यूनिट्स और उनके कुछ नाम दिए गए। तो वो नाम जो बनाए गए वो एसआई सिस्टम्स पे बनाए गए। तो एसआई सिस्टम की हम चर्चा करेंगे आपसे जब टॉपिक पढ़ाएंगे। तो उसमें एसआई सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी आई, तो लेंथ आया, मास आया, टाइम आया, इलेक्ट्रिक करंट आया, टेम्परेचर आया, इसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आई, क्वांटिटी ऑफ मैटर आया। तो ये फंडामेंटल यानी एसआई सिस्टम के अंदर आया। इसके बाद डेरिवेट, जो इन सिस्टम की हेल्प से, इन यूनिट्स की हेल्प से दूसरी यूनिट बनाई गई, उनको हमने डेरिवेट यूनिट नाम दिया। तो इस तरीके से ये मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स का टॉपिक चलता है। तो इसमें हम कुछ यूनिट्स बताएंगे, कुछ उनके फॉर्मूले बताएंगे और वो यूनिट्स कैसे बनी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अच्छा, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इसके अलावा जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, या बायो हो, या डिफेंस टेक्नोलॉजी है, या साइंस टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी हम पहले आपको थ्योरी ड्राफ्ट करके समझाएंगे, इसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि उस पे चलेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम फर्स्ट देखते हैं आपसे क्या है। देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ऐसे बोलते हैं हम इसको।
तो अब इस पावर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, एसआई यूनिट क्या होती है। देखिए पावर की जो एसआई यूनिट होती है, वैसे तो अगर निकाले हम तो जूल पर सेकेंड आता है, वर्क की जूल होती है, टाइम की सेकंड, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट की अगर बात करता है तो पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो हमारी बच्चों होती है वाट। क्या होती है? वाट। और अगर बात किया जाए 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 जूल पर सेकेंड होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया है एक आध बार। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट इसमें देखिए एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का है, वोल्ट जो है वो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। तो ये तीन तो नहीं है, ये नॉन ऑफ दीज है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वाट आएगा। तो कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, तो वाट होती है। अगर कोई पूछे कि सिंपल पावर की यूनिट क्या होती है, तो भी हम क्या कहेंगे? वाट ही होती है। आ गई बात समझ में? चलिए देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? पता है फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ पुश और पुल। तो फोर्स की यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो देखिए सबसे पहली बात तो यहां समझिए कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। मास इनटू एक्सिलरेशन होता है फोर्स की। क्या होती है? फॉर्मूला, सॉरी, फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। अब देखो जब हम उससे देखते हैं जो एसआई यूनिट्स है उसमें हम देखते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। मास की क्या होगी? किलोग्राम। एक्सिलरेशन जो होता है उसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बताएंगे इसको भी है, यूनिट कैसे बनाई जाती है इसके बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इस टोटल को एसआई सिस्टम में, ये तो एमकेएस में लिख दिया हमने, एमकेएस सिस्टम होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम बोलते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी एसआई यूनिट जब लिखते हैं तो इसी को हम न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ फैराडे लिखा हुआ है, फैराडे नहीं है, ये मैग्नेट के कंसेप्ट में आएगा, वहां बताऊंगा यूनिट फैराडे किसकी होती है। ये फर्मी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? न्यूटन, यहाँ रदरफोर्ड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई बच्चों? न्यूटन हो गई। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क मतलब जिसमें क्या होता है, कोई वर्क का मतलब क्या होता है? कोई काम होगा, मतलब बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे क्या होगी? डिस्प्लेस होगी, उसी को वर्क कहा जाता है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस बोल सकते हो, या एंगल फॉर्म में लेंगे तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होती है। ये होता है बच्चों। तो अगर वर्क की यूनिट निकालेगी तो फोर्स की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो उससे अगर देखा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के करीब आएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात की जाए तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों जूल। क्या होती है? जूल होती है। तो स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट जो वर्क की होगी वो जूल होती है, जूल। एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। अब सीजीएस यूनिट की क्योंकि चर्चा नहीं किया है, लेकिन उसमें हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो वर्ग होता है, अर्ग बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं उसको। तो यूनिट जूल होगी, न्यूट्रॉन हो नहीं सकता। वाट आपको बताया अभी पावर का होता है। डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट फोर्स की होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ए है, यानी वर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है आपने? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। जैसे नहीं कहा जाता है कि मेट्रो चल रही है तो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी हर 2 मिनट पे है, तो हर 2 मिनट के बाद एक मेट्रो हमारे पास चली जाती है। तो नंबर ऑफ, वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है
कहीं पे वाइब्रेशन होता है वेव्स का, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जब पर सेकंड होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी कर सकते हैं, एफ से भी कर सकते हैं, एन से भी कर सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल दिया जाता है। तो न्यू इक्वल टू 1/t होता है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की अगर एसआई यूनिट लिखें, एसआई यूनिट बच्चों होती है इसकी फ्रीक्वेंसी की, वो होती है सेकेंड इनवर्स बोल सकते हो या इसकी यूनिट हर्ट्ज बोल सकते हो। तो हमारे यहाँ ऑप्शन में हेनरी हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था, उसी के ऑनर में इसकी एसआई यूनिट रखी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए मीटर पर सेकेंड नहीं है, वाट नहीं है, रेडियन नहीं है, तो फाइनली क्या है, सेकेंड इनवर्स ना देके हर्ट्ज दे रखा है, तो स्टैंडर्ड यूनिट इसकी क्या मानी जाती है, हर्ट्ज मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, 10th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये कि एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी की क्या होती है। बेटा जब भी बात आएगी रेजिस्टेंस की, जब रेजिस्टेंस की बात आती है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अंदर एक चीज हम समझते हैं कि जो करंट जो फ्लो कर रही है किसी सर्किट में, उसका जो अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस आर का जो फॉर्मूला होता है V/I होता है। ये अलग चीज हो गई, लेकिन रजिस्टिविटी उसी से, मतलब जो भी उसका नेचर ऑफ मटेरियल, मीडियम, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पे उसको निकाला जाता है। तो R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R इंटू A/L होता है। तो R का यूनिट क्या होगा, R की यूनिट हमने अभी बताई कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और इनटू एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का भी क्या होता है, मीटर होता है। ध्यान से देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और फिर इन मतलब आर जो रेजिस्टेंस है उसमें दो फैक्टर जुड़ रहे हैं, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें इनवर्सली और डायरेक्टली क्या है, लेंथ के ऊपर। तो उन दोनों को मिला के हमने यहाँ क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को जनरेट किया। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो यह इसको अगर हम सीधा करेंगे, आर इन प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। तो यहाँ पे हम R इज इक्वल टू रो L/A कर देंगे, और यहीं से हम रो इज इक्वल टू ले लिए R इंटू A/L। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ जनरेट हुआ है। तो उससे अगर देखें हम, तो ये ओम हो गया, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर स्क्वायर और मीटर, यहाँ पे 2 मीटर दिख रहा है स्क्वायर फॉर्म में, एक को एक से कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ बचता क्या है हमारे पास, ओम बचता है और मीटर बचता है। तो हमारी यूनिट क्या हो जानी चाहिए, ओम मीटर हो जानी चाहिए। अब ऑप्शन में देख लेते हैं हम ओम मीटर कहाँ लिखा है। तो देखिए यूनिट फैराडे लिखा है, नहीं है, वोल्ट ये भी नहीं है, ओम ये भी नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस का है। लेकिन ऑप्शन डी में हमको ओम मीटर लिखा हुआ है, ओम मीटर इज अ राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में बात। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, देखिए लाइट ईयर जब भी कोई आकाशीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करना होता है, तो उस डिस्टेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइट ईयर का यूज करते हैं। अब लाइट ईयर जो होती है, 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये बात समझिए पहले, लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर इसको हम किलोमीटर में लिखें तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये भी बोल सकते हो आप। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है आपको याद रखने का, इससे भी क्वेश्चंस कई एग्जामों में उठाए गए हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है, और वो आपको ऑप्शन फॉर्म में दे दिया जाएगा, इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है।
लेकिन यहां पे मुद्दा हमारा क्या है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, क्वेश्चन ये है। देखिए एक बार, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट ईयर हमने जैसा बताया अभी, आकाशीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई है। जैसे मान लो यहाँ से सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करेंगे, लाइट ईयर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए इज अ राइट आंसर, क्या होगा, डिस्टेंस के लिए होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया इसी तरीके का कि लाइट ईयर होता क्या है, कंसेप्ट बताइए। यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई लाइट ईयर होता क्या है, उस चीज को बताइए आप कि लाइट ईयर क्या है। तो यहां पे देखिए चर्चा हो रही है आपसे कि ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट, ऐसा नहीं है। लाइट ईयर, ये बात तो पिछले क्वेश्चन को देख के हमें पता चल गई कि भाई लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो मैक्सिमम सनलाइट नहीं है। ईयर विच वर्कलोड वाज वेरी लाइट नहीं है, ये भी बात नहीं है। मतलब लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो ईयर विच वर्कलोड वाज वेरी लाइट, रॉन्ग आंसर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, जब अभी अभी मैंने आपसे चर्चा करी इस बात की कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम 1 लाइट ईयर के इक्विवेलेंट मानते हैं। मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। तो ये डी ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है और ए भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, सी है। अब सी में क्या है कि एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करी है वही लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज अ राइट आंसर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक इज द यूनिट ऑफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे भी पूछा जा रहा है आपसे कि पारसेक, जैसे मान लो कि सन को ऐसे समझो आप कि जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। अर्थ के लिए नियरेस्ट स्टार कौन है, सन है। अब सन के बाद जैसे अल्फा सेंचुरी का नाम लेते हैं, उसकी लाइट लगभग 4 साल 2 महीने में एक बार अर्थ को अप्रोच करती है। इसका मतलब वो स्टार बहुत दूर है। तो अगर मान लो कोई सन यहां पे है, अर्थ से डिस्टेंस उसकी देखी जा रही है, तो हो सकता है कोई स्टार हो जो बहुत दूर है, जो सन से बहुत ज्यादा दूर हो। तो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस जिसको कवर करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज कर सकते हैं, मतलब बड़ी डिस्टेंस, मतलब सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की, ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की कौन सी होती है, तो वो पारसेक होती है। और ये किसके लिए यूज की जाती है, लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है। किसके लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है। तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या है, ए लार्ज डिस्टेंस। लाइट इंटेंसिटी हो ही नहीं सकता, टाइम हो नहीं सकता, मैग्नेटिक फोर्स हो ही नहीं सकता। तो ए इज अ राइट आंसर, लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं हम, पारसेक यूज करते हैं। अच्छा एक और इसमें जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो पारसेक होता है, 1 पारसेक की एक वैल्यू होती है जो बोलते हैं 1 पारसेक। ये भी अभी कई कई बार मतलब कमीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। बच्चों आपसे पूछा जाता है एम्पियर किसकी यूनिट है। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उनके रिगार्ड में यूनिट बनाई गई थी क्योंकि उन्होंने काम किया था उस चीज के ऊपर। तो एम्पियर किसकी यूनिट है, वोल्टेज की नहीं हो सकती, वोल्टेज की यूनिट नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं हो सकती क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, हमने पीछे अभी क्वेश्चन में देख ही लिया। और पावर हो ही नहीं सकता क्योंकि पावर की यूनिट वाट, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है। अब बच्चा हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको हम ऐसे देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है आई, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों,
वो होती है एम्पियर। क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है इसकी एसआई यूनिट। क्या होगी? एम्पियर होगी। तो एम्पियर किसकी यूनिट बन गई? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बन गई। किसकी यूनिट? देखिए अब दिख रहा होगा आपको, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एसआई यूनिट क्या हो गई? एम्पियर हो गई। तो एम्पियर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगावाट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज। मेगावाट इज मेजरिंग पावर विच इज। जो मेगावाट में, आपको पता है मेगावाट में बिजली, अब जैसे हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो किस में आती है? केवी में आती है। केवी से फिर हम किस में आ जाते हैं? वोल्ट में आते हैं। कहाँ पे? डोमेस्टिक जो सप्लाई है, या फिर जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में केवी के फॉर्म में जो ट्रांसफार्मर्स आपने देख रखे होंगे आपके घर के अगल बगल लगाए गए, जो एक प्रॉपर एरिया को कवर करता है, और फिर जो कई एरियाज को कवर करता है उसको हम सब डिवीजन यानी पावर हाउस बोल देते हैं। कि पावर हाउस से ये सप्लाई इधर को जा रही है, उधर को जा रही है। कहीं 33,000 वोल्ट देखते हो, कहीं 11,000 वोल्ट देखते हो। तो ये सारे मतलब कहीं से प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का होता होगा। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन हुए वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट तरीका जो है वो है आपका, जो कोयले से बिजली बनती है, टरबाइन में भाप बना के उसके स्टीम से फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है, चार्ज उससे फ्लो होता है। दूसरा होता है जैसे आपका भाखड़ा नंगल है, या टिहरी है, या आपका ये बुलंदशहर में है नरौरा प्रोजेक्ट है। तो कुछ तो एटॉमिक एनर्जी से भी की जाती है, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है जहाँ से, वहाँ से वो बहुत बड़े फॉर्म में जनरेट की जाती है। और उस जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? वाट में तो हो नहीं सकती, मेगावाट में जनरेट की जाती है। तो मेगावाट एक वो कंसेप्ट है जो ये हमको बताता है कि बिजली का जनरेशन कहाँ से और कितनी मात्रा में हो रहा है। तो जनरेटेड, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेव्ड नहीं है, लॉस्ट इन ट्रांसमिशन भी नहीं है, कंज्यूम्ड भी नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जनरेटेड यानी जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो जनरेशन होता है, हाउ मच कितना हुआ, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मेगा वाट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। देखिए हॉर्स पावर का यूज जो होता है लाइक अ मशीन की पावर को बताने के लिए किया जाता है कि कोई मशीन है या मोटर है। आपने देखा होगा बोलते हैं लोग कितने हॉर्स पावर का है। तो हॉर्स पावर एक यूनिट बनाई गई किसके लिए? पावर के लिए। और उसका जो एक वैल्यू दिया गया कि जो 1 हॉर्स पावर होगा वो कितने के इक्वल होगा, तो वो 746 वाट के इक्वल होता है। यानी 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो कितने के इक्वल होती है? 746 वाट। तो ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है बच्चे, इसको हमें क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी ये भी नहीं है, ऑप्शन सी गुरुजी ये तो पढ़ा था हमने। कहाँ पढ़ा था? तो गुरुजी किताब में पढ़ा था हमने। कितना पढ़ा था? 746 वाट। दैट इज द राइट आंसर। 748 ना है ये, बट तो ये आंसर हो गया कि हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर? 746 वाट। 746 वाट ऐसे बोलना है, ठीक है। थोड़ा 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 2 बार 4 बार अगर दिमाग में लाइएगा तो ये आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? अब ये क्वेश्चन गुरुजी थोड़ा वैल्यूएबल हो गया। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक यूनिट है, छोटी यूनिट है। लाइट देखा है आपने कभी? गुरुजी लाइट तो हम रोज देखते हैं, सनलाइट आती है उसको रोज देखते हैं। आप इधर देखते हो, जहां एटमॉस्फेयर है वहां लाइट दिखाई देती है, लेकिन एटमॉस्फेयर के ऊपर जाओगे स्पेस में तो आपको लाइट नहीं दिखाई देती है। लाइट उसी जगह पे दिखाई दे सकती है जहां पे आपको क्या करना होता है कि आप क्या करते हो वहां पे? आप कुछ नहीं करते हो, लाइट करती है। लाइट वहीं पे दिखती है
जहां पे रिफ्लेक्शन होता है। लाइट जब रिफ्लेक्ट होके किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, लाइट उससे टकराती है, टकरा के स्कैटर्ड होती है, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देती है। तो इतनी छोटी है, जैसे कभी किसी खिड़की या किसी कॉर्नर से लाइट निकलती होगी, उसको देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स नहीं, डस्ट पार्टिकल है। लाइट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो उसकी वेवलेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए हम एक छोटी सी यूनिट यूज करते हैं और उसका नाम क्या देते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, वन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम ऐसे ए के ऊपर 0 0 लगा दिया जाता है। वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम मीटर में आ जाओ, 10⁻⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं, जिस यूनिट से हम लाइट की वेवलेंथ को मापते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और वन एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या हो गई, 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पे वेवलेंथ देखो पहले पे ही मिल गया, यही इसका राइट आंसर है। एनर्जी कट टू, फ्रीक्वेंसी कट टू, वेलोसिटी कट, ठीक है। तो आपको पता चल गया वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए गुरुजी ने क्या बता दिया, तो वो बता दिया एंगस्ट्रॉम। तो लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने का कौन सा यूनिट यूज किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है गुरुजी, 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, हा, कितना आसान सा सवाल है। प्रेशर, सर मैंने एग्जाम का प्रेशर ले लिया, अच्छा जी सर मेरे आसपास में लोग ऐसे हैं उनका प्रेशर बहुत है, बहुत आवाज करते हैं, बहुत बहुत डीजे बजाते हैं। तो प्रेशर तो क्या है, एक तरीके का दबाव है। जो चीज हम किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर महसूस कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर। तो फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे थ्रस्ट एक्चुअल में होता है, वो एक्ट हो रहा है उसके ऊपर। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है मेरे लाल फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर एमके सिस्टम से देखा जाए तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होती है। गुरुजी ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा गया है। तो इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोल देते हैं, पास्कल। पास्कल साहब एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रेशर के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, लिफ्ट, इसके बाद पास्कल्स ने अपना एक लॉ बनाया था जिसपे बड़े बड़े ब्रेक्स और वो लिफ्ट्स जो हैवी सामान को उठाने के लिए बनाया जाता है, तो उस पे बनाया जाता है। इन्होंने कहा था कि अगर किसी सिस्टम को मतलब ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो पड़ने वाला एग्जर्ट होने वाला प्रेशर एवरी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये वाला रूल भी दिया इन्होंने। तो इनके ऑनर में इस यूनिट को बनाया गया, प्रेशर की यूनिट बनी, क्या बनी, पास्कल। तो जूल तो नहीं हो सकता, न्यूटन भी कट, मीटर पर सेकेंड कट। तो आंसर क्या है आपका, सी इज अ राइट आंसर, पास्कल। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या हो जाता है बच्चों, पास्कल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें गर्माहट का अनुभव मिलता है, ऐसा बोला जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो सेंसेशन है। अब ठंडा है, कोल्ड है तो भी हीट है, गर्म है तो भी हीट है। पता कैसे चलता है, उसकी डिग्री से। डिग्री क्या होती है, क्या होती है, डिग्री इज द हॉट, मतलब टेम्परेचर को अगर मापना हो, टेम्परेचर को डिफाइन करना हो तो बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो डिग्री ही बताती है कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है।
अब इसमें क्या पूछ दिया भैया इस क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। अब इन चारों ऑप्शन में से हीट की यूनिट कौन सी नहीं है। तो हम उल्टा चलते हैं दोस्त, हम देखते हैं कौन सी यूनिट हीट की है। एसआई यूनिट हीट की क्या होती है। एसआई यूनिट हीट की तो पता होगा आपको, ये तो छोटा सा सवाल है यार, जूल होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है। फिर हीट को किस में ले सकते हैं, किलो कैलोरी में भी तो ले सकते हो बच्चों, और किलो जूल में भी तो ले सकते हो। जहां पे जूल लिया किलो जूल में भी ले लिया। अगर सीजीएस यूनिट इसकी कैलोरी हुई तो किलो कैलोरी के भी फॉर्म में। आपने कभी वो खाए होंगे चट पर, क्या बोलते हैं, चुरचुरे कुरकुरे कुरकुरे टाइप का, या आपके बिस्किट्स वगैरह खाते हो तो उस पर देखना पीछे की तरफ लिखा होता है इतना ग्राम फैट है, इतना ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट है, इतना शुगर है, टोटल कंटेंट करके लिखता होता है कि इतनी किलो कैलोरी एनर्जी है इसके अंदर। तो वही फॉर्म हो गया कैलोरीज में। अब कोई पूछता है कि ये चीज़ खाए हो तो कितनी कैलोरी आपने ली है, या आप कभी दौड़ते हो वॉकिंग करते हो, डिफेंस में जाना है तो नहीं, फिजिकली फिट होना चाहिए हमको, तो उसके लिए जब दौड़ते हो तो पूछते कितनी कैलोरीज बर्न हुई है। आजकल मोबाइल में भी वो दिखाता रहता है, मैं कभी कभी टहलता हूँ घूमता हूँ तो वो कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, तो आपके पास कितने मिल गए, 1 2 3 4 मिल गए। तो यहां पे देखो भाई, जूल तो नहीं है ऑप्शन में दिख रहा, लेकिन हमको कैलोरी दिख रही है, तो ये हो सकता है। फिर किलो कैलोरी दिख रही है, ये भी हो सकता है। यहां पे किलो जूल दिख रहा है, तो जूल भी किलो जूल के फॉर्म में हो सकता है, मान सकते हैं भाई। हालांकि ज्यादा यूनिट बनाई नहीं जाती है इसकी, लेकिन किलो जूल हो सकता है। लेकिन वाट नहीं हो सकता है रे बच्चा, ए मेरे बाबू, वाट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाट जो है किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है पावर की यूनिट है। ये बात हमने पहले ही बता दी, पहले ही ये क्वेश्चन ले आया मैं कि पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो जो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा यूनिट हीट की नहीं है, तो हम वो खोज लिए कि कौन सी यूनिट हीट की है। एक वो है जो नहीं मैच कर रहा है, उसको हमने लिख लिया, समझ लिया, सोच लिया, तो क्या हो गया, वो हो गया वाट। एम आई राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज, देखो यहां भी आ गया, पावर पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पहले इलेक्ट्रिक पावर आया, अब क्या आ गया, सिंपल पावर। मैंने वहां भी आपको इंडिकेट किया था पढ़ाते समय कि जो यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की होगी वही यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां फॉर्मूला भी दिया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। और एमकेएस यूनिट के फॉर्म में लिखें, एमकेएस के फॉर्म में लिखें जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ही नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तो हर्ट्ज हो ही नहीं सकता, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। वोल्ट हो ही नहीं सकता, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। न्यूटन हो ही नहीं सकता, फोर्स की यूनिट है। तो क्या होगा बच्चे, वाट होगा। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, है ही नहीं। तो इस तरीके से ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो आपके डिफरेंट टाइप के, जिस भी टाइप का डिफेंस का आप एग्जाम दोगे उसमें कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन पिंड होंगे। और वो क्वेश्चन जो पिन अप हो रहे हैं वो क्वेश्चन हम कई तरीके से, कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमने अपना रिसर्च करके चीज़ों को समझ के आपके लिए ले आए। और ऐसे ही क्वेश्चन रोज हम आपके लिए बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए और ऑफिसर्स बनने का सपना पूरा करिए, क्योंकि ऑफिसर्स गुरुकुल की एक ही जिद है, जो भी बच्चा ऑफिसर्स गुरुकुल के इस मंच से जुड़ेगा वो निश्चित रूप से सफल होकर देश की सेवा करेगा और सोसाइटी में, अपने समाज में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा।
जय हिंद, जय भारत।